हेलो बच्चों। क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? सो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। सो जस्ट अ मिनट। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग आज इसको पता भी कर लेंगे। देखिए, if A be a set and AB belongs to A, then the ordered pair of element A and B in A denoted by AB, where A is called first coordinate and B is called second coordinate। कहने का मतलब ये है कि अगर ए कोई सेट हो और ए बी जो हो वो किसी उस सेट में बिलोंग करता हो, तो अगर हम लोग ए कॉमा बी को इस तरीके से लिख दिए तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। जो पहला होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा और दूसरा जो होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अच्छे से सब लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कुछ समय दे देना बच्चों। मैंने उसमें और भी चीज़ों को जोड़ नहीं पाया तो 2 मिनट में मैं जोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद क्लास अपनी चलेगी। मेरा कीबोर्ड नहीं जुड़ा हुआ था तो अब ये जुड़ गया। अब आइए, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए जो हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो इसका मतलब पहला पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के। ठीक है। अब कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? तो अगर दो सेट ए और बी हों, ठीक है, मतलब कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज पेयर ordered pair whose first coordinate belongs to A and second coordinate belongs to B, then the set is denoted by A cross B or product set of A and B। Symbolically A cross B is equal to AB। so ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। ठीक है कि अगर A क्रॉस B है, ए क्रॉस बी का मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा या फर्स्ट एलिमेंट जो इस ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो ए को बिलोंग करेगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा या दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी को बिलोंग करेगा। ओके, ठीक है। और यहाँ एक बात कही गई है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। और अगर ए में पी एलिमेंट हो और बी में क्यू एलिमेंट हो तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट होंगे। और अगर ए फाई हो और बी फाई हो तो ए क्रॉस बी ऑब्वियस सी बात है फाई होगा। और कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट इज द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स। ठीक है। मतलब अगर आपको एन लोगों का मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो याद रखना उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। सॉरी, उसमें ऑर्डर्ड एंड टपल आएंगे। ठीक है। पेयर तो दो लोगों को कहोगे। अब यहाँ कह रहा है कि ए बी, तो ए क्रॉस बी भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कुछ एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं, इसको अच्छे से देख लोगे। अब देखो, एक थ्योरम दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। क्या कह रहा है कि अगर ए बी और सी तीन सेट हों तो ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी
यूनियन ए क्रॉस सी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो तो सेम जैसे यूनियन के साथ वैसे ही इंटरसेक्शन, और ऐसे ही माइनस वाले के साथ, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट चौथा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ए और बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी हो तो ए क्रॉस एस पहला वाला, सॉरी, ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट हो तो ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए क्रॉस बी इस सबसेट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए क्रॉस ए। देखो क्या कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी में शामिल है, तो जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस जो बी आएगा वो, और जो बी क्रॉस ए आएगा वो किसके बराबर, सॉरी, उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ए स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। ए क्रॉस बी में क्या आएगा, तो ए का पहला एलिमेंट ए का रहेगा और दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट बी का रहेगा और दूसरा एलिमेंट ए का रहेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या बात हुई, इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर भाई ए जो है बी का सबसेट है तो जहां जहां पर भी ए अपने से मल्टीप्लाई कराएगा तो वो तो इसमें भी और वो तो इसमें भी सेम आएंगे, यानी कि इन दोनों में कॉमन हुआ, यानी कि ए क्रॉस ए, ठीक है। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी हुआ तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब आगे कह रहा है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हुआ और सी सबसेट ऑफ डी हुआ तो ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, अब कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ सिक्स एलिमेंट एंड इफ थ्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर इतना, व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। आपको कह रहा है कि ए और बी दो सेट हैं और उनमें कुल कितने एलिमेंट हैं, छह एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर छह एलिमेंट हैं सर, तो इसका मतलब ये होगा कि ए, पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, मतलब ये तीनों जो निकले मिले हैं हमको उसमें 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड 3 5 बिलोंग्स टू बी, ठीक। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कुल कुल यहाँ पर इतने टर्म्स आ रहे हैं, ठीक। तो अगर यही छः हो गए तो इसका मतलब इन्हीं में से जो बच रहा है वही होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो कह रहा है कि वी यूज सेंटेंस डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ सच एज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वेयर द सन ऑफ दशरथ, ठीक है। मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो संबंध है वो दशरथ से है, और वो कैसा संबंध है, तो दशरथ के ये सब पुत्र हैं। और सीता जो है वो राम की पत्नी है, और लक्ष्मण जो है वो राम के भाई हैं, और दशरथ जो है वो राम के पिता हैं, और कौशल्या जो है राम की माता हैं। अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता कौशल्या और दशरथ को ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करें तो ये एक सेट बनेगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ए का दो सेट जो है, कोई भी दो एलिमेंट वो अलग अलग तरीके से ए बी सी डी रिलेटेड है ए से, ठीक है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो ये रिलेशन के बारे में कुछ कहा गया, ठीक। तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, बस।
अब यहाँ क्या कह रहा है, अ रिलेशन, बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अगर ए बी एक एलिमेंट हो रिलेशन आर का तो हम कहेंगे ए रिलेटेड टू बी। ओके, और अगर ए बी एलिमेंट नहीं, ए बी ऐसे एलिमेंट नहीं है रिलेशन आर के तो हम कहेंगे ए डज नॉट या ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अब कह रहा है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेट टू बी अ रिलेशन ऑन ए, मतलब कोई भी सेट, कोई भी सबसेट ए क्रॉस के का होगा वो ए पर रिलेशन बनेगा। ठीक है, अगर ए के पास m एलिमेंट हो और बी के पास n एलिमेंट हो तो ए क्रॉस बी mn एलिमेंट होंगे, और जो अलग अलग डिफरेंट रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो 2 की पावर mn बनेंगे, 2 की पावर mn बनेंगे। ठीक है, और अगर r जो हो वो ए क्रॉस बी हो तो जो डोमेन r होगा वो क्या होगा, तो ए का रेंज होगा, और रेंज जो आर होगा, सॉरी, डोमेन आर जो होगा वो ए के बराबर होगा और रेंज जो आर होगा वो बी के बराबर होगा। द डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ एम्प्टी सेट इज 5 इफ ए बराबर डोमेन आर एंड बी बराबर रेंज आर, देन हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू आर ए। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अगर ए और बी इस तरीके से लिखे गए हों, ठीक है, लेकिन आर जो है वो ए का सबसेट नहीं, ए क्रॉस बी का, that is every subset of a cross b is related from a to b if we consider r 1 5 1 7 3 5 3 7 then one related to। ठीक है, तो ये डोमेन रेंज के बारे में कह रहा है, और अगर ए बी इतने हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे, तो ए टू बी में तो 3 इसमें है 2 इसमें, तो 3 गुणे 2 2 की पावर 6। ठीक है, तो रिलेशन के टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन है क्या, एम्पटी रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्पटी रिलेशन और अ वाइड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लेट ए बराबर इतना बी बराबर इतना और ए बी ऐसा हो कि ए माइनस बी, जो ए बी में रिलेशन बताया वो ऐसा हो कि ए माइनस बी आपको ऐसे नंबर दो लेना है जो इवन नंबर हो। आप मेरे को बताओ इनमें से कोई दो नंबर का आप डिफरेंस करोगे, क्या कभी इवन नंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर में ऑड नंबर ए देखो इवन नंबर है और जो बी है आपका ऑड, और अगर इवन में आपने ऑड को घटाया तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा। इसका मतलब जो ये रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, ये फाई रिलेशन है। ठीक है, या एम्पटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि एक रिलेशन ऐसा ए से बी में यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब आर जो हो ना वो पूरा ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट हों वो सारे के सारे किस में आए, आर में, मतलब कुछ छूटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम बात करें, अच्छा जस्ट अ मिनट, ये क्या था, टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट पे अगर आपको रिलेशन बताना है। अब जो रिलेशन है वो एक ही सेट पे है। ठीक है, तो एम्पटी रिलेशन किसे कहेंगे, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी एन एम्पटी रिलेशन और अ वाइड रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ ए लिखा, ए इज इक्वल टू इतना, अभी सेम सेम सेट पे लगेगा। अब मेरे को ए बी ऐसा ढूंढना है
जिनको मैं एडिशन कर दूं तो ऑड नंबर आए। आप मेरे को बताओ, दो इवन नंबर, दो ऑड नंबर का एडिशन कभी भी ऑड आएगा क्या? वो इवन आएगा। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? एम्पटी। अब देखो ये कह रहा है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। मतलब अगर आपने ए जो है ए लिया और ए क्रॉस ए निकाला और जितना एलिमेंट ए क्रॉस ए का बन रहा है वो सारा आर में हो तो आप कहोगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर एक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर जो है वो ऐसा हो कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी ए, और ए बराबर क्या हो? बी। ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आर किस प्रकार का होगा? तो ए ऑर्डर्ड पेयर ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज आल्सो डिनोटेड बाय आई ए, और सिंबॉलिकली ये होता है। ठीक है। तो जैसे ये हो गया, अब देखो ये ए हो गया। ठीक है। अब आई ए क्या होगा? तो खुद से, खुद के साथ जब रिलेट करेगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, तब आप कहोगे कि वो आइडेंटिटी रिलेटेड है। तो यहाँ कह रहा है एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, then inverse relation of R to be denoted by R inverse is a relation from B to A। मतलब R जो है वो A से B में एक रिलेशन हो। ठीक है। और और तब तब जो इनवर्स रिलेशन R का होगा उसे R इनवर्स से डिनोट करेंगे, और वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? R इनवर्स बराबर हो जाएगा बी ए। मतलब जो ए बी है, मतलब आर के जो आपके एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर को बदल दो। ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स, मतलब आर इनवर्स का जो डोमेन होगा, मतलब उधर से जब इधर लेके आओगे तो इसका मतलब वो रेंज होगा आर के, और जो रेंज होगा आर इनवर्स का वो डोमेन होगा आर के, और आर इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? वापस से आर मिल जाएगा। ओके। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और चीजों के बारे में। अब कह रहा है कि यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले लिखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या होता है? अ रिलेशन और ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए। देखो, आप कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी कहोगे जब उस रिलेशन का जो एलिमेंट हो वो खुद ही से क्या हो? रिलेटेड हो। ठीक है। जैसे ये हो गया ए। अब R1 आपने निकाला, ये हो गया। R2 निकाला, ये निकला। ठीक है। R3 निकला, ये। अब यहाँ कह रहा है कि हेयर R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव। R1 और R2 जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं। क्यों रिफ्लेक्सिव हैं? क्योंकि R1 में खुद से ही है, और R2 में देखो जो रिलेशन जो मिल रहे हैं वो खुद से हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है। और R3 में क्या है? तो 3 का खुद के साथ नहीं है, इसलिए ये नहीं है। तो इसका मतलब एक महत्वपूर्ण, अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन और अ, जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, आइडेंटिटी रिलेशन में आपको खुद के जो रिलेशन बनाएगा उसके अलावा और कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। और जबकि इसमें क्या होगा कि इसमें रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ तो होगा, साथ ही साथ और भी एलिमेंट मिल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सब रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव कभी भी आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इट इज क्लियर इन द एबो एग्जाम्पल गिवन R1 is both reflexive and identity
relation on A but R2 is a reflexive not आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा कि अगर आपका R कोई रिलेशन हो A पर, तो A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A, ठीक है। मतलब हम कहें कि अगर ए बी आपको उस रिलेशन में मिल रहा है तो बी ए भी मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया उस रिलेशन में तो आप कहोगे वो सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे ये हो गया। अब आर वन देखो, आर वन ये देखो 1 2 2 1, तो यस ये सिमेट्रिक है, ठीक है। नहीं ये सिमेट्रिक, ओके। और आर टू में देखो 1 2 2 1 1 3 3 1 ये भी है। अब इसमें देखो 2 3 1 3 3 1, मतलब जो भी एलिमेंट आर थ्री में होगा, ठीक है, उसका उसका आपको आ, अगर 2 3 है तो 3 1 उसमें होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, अब एंटी सिमेट्रिक क्या होगा कि अगर एक रिलेशन आर सेट ए पे इस प्रकार एंटी सिमेट्रिक होगा, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, और इस विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब ए अगर बी के साथ रिलेटेड है और बी ए के साथ रिलेटेड है, तो ये केवल और केवल तब से तभी संभव होगा जब ए बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वो दोनों कभी भी रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे इफ आर बी द नेचुरल नंबर इन डिफाइंड बाई एक्स is a divisor of y, then R is anti-symmetric because x divides y and y divides किसको, x को, ठीक है। x divides y, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, और x जो है वो y का क्या है, डिवीजर है, ठीक है। x जो है वो y का डिवीजर है, तो अब यहाँ कह रहा है कि जस्ट मिनट, a relation R on set A is said to be transitive if A related to B, B related to C, then A related to C, ठीक है। जैसे ए ये हो गया, अब देखो 1 2 2 3, तो 1 3, तो ये R1 जो है वो है। अब यहाँ देखो 2 3 से रिलेट हो गया, 3 1 से रिलेट हो गया, तो 1 3 देना चाहिए रिलेटेड, मतलब R2 आपका जो है। अच्छा ये देखो R1 में क्या कह रहा है कि 1 2, ठीक है, 1 2 सॉरी 2 3 एंड 3 2, ठीक, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं R1 में, लेकिन 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है यार में। मतलब देखो 1 2, ठीक है, अब 2 3 बोला, तो इसका मतलब 3 1 होना चाहिए या 1 3 होना चाहिए, तो है, इतना तो सही है, ठीक है। अब 1 3 हुआ, ठीक है, 1 3 फिर 3 2, इसका मतलब 1 2 मिलना चाहिए, है। अब यहाँ देखो 2 3 है, और 3 से स्टार्ट, देखो 3 2, 3 2 है, सही है। देखो 2 3 इतना मिला, फिर 3 से स्टार्ट हुआ कहीं पे, 3 2, इसका मतलब अब 2 2 मिलना चाहिए, तो 2 2 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब R2 क्यों नहीं होगा, तो देखो 2 3 है और 3 1 है, सही है, लेकिन 2 और 1 क्या है, नहीं है। क्लियर? अब इसमें देखो इसका मतलब R2 भी रिलेशन नहीं है। 1 3 है और 3 2 है, ठीक है। 1 3 1 रिलेटेड टू 3, 3 जो है वो रिलेटेड टू 2,
मतलब 1 जो है वो 2 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि निश्चित रूप से ये R3 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू इतना एंड B इज इक्वल टू इतना, R is equal to AB belongs to A divides B and B divides A, then show that the R is identity relation, ठीक है। मतलब A B को डिवाइड कर रहा है, B A को डिवाइड कर रहा है, तो आपको बताना है। तो आप बताओ इसमें आइडेंटिटी तो बनेगा, है ना, उसके अलावा तो और कोई तो बनेगा नहीं। अब आपको यहाँ बताना है A माइनस बी इज इवन, ठीक है। तो A माइनस बी निकाल लो, A माइनस बी, तो 3 7 3 11 ये सारे के सारे बन जाएंगे, तो ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन आर सेट एन इन नेचुरल नंबर बाई इतना इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है अपने पास इक्वेशन। अपने को सेम सेम पे रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो अब जहाँ पे y है वहां पे अपन लोग x रख देंगे। तो जो है वो भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपने रखा, तो x बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब x जो है वो, जैसे यहाँ x y से रिलेट था, तो अगर हमने x की जगह पे x, y की जगह पे x रख दिया, तो ये जहाँ पे y है वहाँ x रखने पर ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये कर रहा है। इसका मतलब x रिलेटेड टू x, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब मेरे को ये दिखाना है कि ये, अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है। तो ये 1 रिलेटेड 2 आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि x, अब मैंने y की जगह पे 1 ले लिया और x की जगह पे 2 ले लिया, ठीक है। तो अब ये 3 आ गया, मतलब यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। इसका मतलब जो 2 है वो 1 के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं। अब क्या कह रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर and relation R on n be defined by x r y, which implies that x divides y for every x y belongs to n। तो आपको बताना है कि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव इनमें से क्या है। तो एक्स आर वाई है, ठीक है। हमने पहले एक्स आर एक्स किया, तो एक्स आर एक्स तो खुद से तो हमेशा वो डिवाइड होगा, है ना भाई। एक्स डिवाइड वाई, इसका मतलब यह, अब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो अपने आप को तो करेगा ही करेगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं अपना सिमेट्रिक के बारे में। तो 1 डिवाइड्स 2, ठीक है। 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, जबकि 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक। अब तीसरा, x डिवाइड y एंड y डिवाइड्स x, देन x इज इक्वल टू y, तो ये इसका मतलब ये सही बात है भाई। 1 डिवाइड, अगर 1 किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो नंबर किसी और वही सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये केवल एक परिस्थिति में होगा जब वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक हो गया। और अब कह रहा है x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, ठीक है। मतलब x y को डिवाइड करे, y जो है वो z को डिवाइड करे, तो इसका मतलब है कि x जो है वो z को डिवाइड करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, तो जब कोई भी रिलेशन R सेट A पर इक्विवेलेंस होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है। अब आपसे एग्जांपल में कह रहा है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, the relation R is defined on n cross n as follows, ठीक है। वो कैसा है कि A B जो है
वो सी डी के साथ रिलेटेड है कैसे, ए प्लस डी। अब मैंने क्या किया, सेम सेम एलिमेंट रख के दिखा दिया, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, एक्स आर एक्स। ठीक। अब मैं सिमेट्रिक दिखाने जा रहा हूं, तो ये ए बी रिलेटेड टू सी डी है। ठीक। तो इसका मतलब ए प्लस डी, ठीक, बराबर बी प्लस सी। अब हमने इधर लिख दिया। मैंने इसको पलट के इधर लिख दिया। ठीक है, और फिर ये भी वही चीज हो गई। अब यहाँ कह रहा है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, सी डी रिलेटेड टू ए एफ। इसका मतलब यह है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एंड सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। ठीक। अब हमने चारों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से आया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, मतलब ए बी जो है वो रिलेटेड है एफ ई एफ से, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। अब आगे कह रहा है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is divided by z1 related to z2, which implies that z1 minus z2 upon z1 plus z2 is real, so that R is an equivalence relation। ठीक है, आपको बताना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो z1 को z1 के साथ रिलेट करा दो। कह रहा है कि ये जो है वो रियल नंबर हो, जबकि z1 z2 भी जेड वन किया, तो जीरो जीरो जो है वो रियल नंबर है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मेरे को करना है z1 रिलेटेड टू z2। ठीक है, और ये रियल है, तो अगर मैंने इसको इस तरीके से पलट दिया, z2 इधर कर दिया माइनस कॉमन लेके, ठीक है, तो ये आल्सो रियल होगा। इसका मतलब ये भी रियल हो गया। इसका मतलब ये, अब यहाँ कह रहा है z1 रिलेटेड टू z2। ठीक है, देखो कह रहा है ऑर्डर्ड रिलेशन। A relation R is called ordered if R is transitive but not an equivalence relation। ठीक है,
मतलब वो ट्रांजिटिव तो हो लेकिन वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो, तो आप कहोगे कि ये जो रिलेशन है ये ऑर्डर्ड है। ठीक है, मतलब ये ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी रहे। ठीक, जैसे ये एग्जांपल हो गया। ठीक, आर जो है वो सिमेट्रिक है, और वन रिलेटेड टू टू, टू रिलेटेड टू वन, मतलब वन रिलेटेड टू वन। जस्ट अ मिनट, वन रिलेटेड टू टू which implies that टू रिलेटेड टू वन। ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है टू रिलेटेड टू थ्री। अच्छा, ये तो समझा ही दिया आपको, अपने को ट्रांजिटिव देखना है। ठीक है, तो वन रिलेटेड टू टू, टू रिलेटेड टू थ्री। ठीक, तो वन थ्री रिलेटेड टू आर, लेकिन आर जो है वो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। देखो, वन टू, देखो टू रिलेटेड थ्री, थ्री रिलेटेड टू टू। ठीक है, लेकिन टू रिलेटेड टू टू नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। बट थ्री रिलेटेड टू टू, अब कह रहा है अ रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक एट द सेम टाइम। आर जो है ए क्रॉस बी का अगर सबसेट हो, तो कंपोजिशन ऑफ टू सेट क्या होगा? जो एस होगा वो सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी हो, तो एस ओ आर इनवर्स बराबर होगा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ठीक है, अब कुछ थ्योरम दिया है कि अगर आर रिफ्लेक्सिव होगा तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर आर सिमेट्रिक होगा तो आर इनवर्स सिमेट्रिक होगा, अगर आर ट्रांजिटिव होगा तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। सो आज की ये जो क्लास है वो रिलेशन से रिलेटेड थी, और वो आपकी समाप्त हुई। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।